हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली क्यूज 10/11/2023 का आज हम देखेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो WHO द्वारा जारी वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन यहाँ है कि वर्ष 2022 में क्षय रोग एकल संक्रामक रोग जनक के रूप में विश्व में मृत्यु का प्रमुख कारण बना, जिसके बाद कोविड-19 आया। तो ये ट्रांसलेशन प्रॉब्लम है, यानी कोविड-19 के बाद यदि कोई प्रमुख, अच्छा यहाँ से भी गलती ढूंढ सकते हैं, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। जिसके बाद कोविड-19 नहीं आया, यानी सब प्रमुख कारण तो कोविड-19 ही था। दूसरा प्रमुख कारण विश्व में मृत्यु का 2022 में जो रहा वो क्षय रोग से रहा। ठीक है, इसीलिए पहला कथन गलत है। यहाँ पे ब छूट गया है। वर्ष 2022 में विश्व भर के कुल मामलों में क्षय रोग से प्रभावित होने वाले शीर्ष 30 देशों की सामूहिक भागीदारी जो है 87% थी और भारत उनमें से एक है। तो ये दूसरा कथन सही है। कितने कथन सही नहीं है ये ढूंढना है। अगर शीर्ष मामलों वाले देशों में से एक होने के बावजूद टीबी के मामलों में भारत का मृत्यु दर का अनुपात 5% से कम है, नहीं ये 12% तक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी गलती हो गया। तो कितने हो जाएगा? ऑप्शन ए होना चाहिए। एक सॉरी, ऑप्शन एक नहीं, 1 और 3 किस में? हाँ ठीक है, 1 और 3 ऑप्शन ए में है, तो यही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व क्षय रोग रिपोर्ट 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 जारी की है, जिसमें वर्ष 2022 में विश्व भर में क्षय रोग के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को उजागर किया है। कोविड-19 के बाद यह वर्ष 2022 में किसी एक संक्रामक रोग जनक के कारण विश्व भर में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण था, अतः कथन एक सही नहीं है। कर HIV एड्स की तुलना में टीबी के कारण लगभग दोगुनी मौतें हुई हैं। प्रत्येक वर्ष 10 मिलियन से अधिक लोग क्षय रोग से पीड़ित होते हैं। आगे है, वर्ष 2022 में विश्व भर में कुल मामलों में क्षय रोग से प्रभावित होने वाले शीर्ष 30 देशों की सामूहिक भागीदारी 87% थी और भारत उनमें से एक है। तो ये कथन सही था। वही है, शीर्ष 8 देशों में भारत के अतिरिक्त इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य शामिल हैं, अतः कथन दूसरा सही है। भारत में टीबी के मामले में मृत्यु दर का अनुपात 12% बताया गया है, जो दर्शाता है कि देश में टीबी के 12% मामले में मृत्यु हुई है, अतः कथन 3 सही नहीं है। रिपोर्ट का अनुमान है कि वर्ष 2022 में भारत में टीबी से संबंधित 3,42,000 मौतें हुई, जिनमें से HIV निगेटिव व्यक्तियों में 3,31,000 तथा HIV वाले 11,000 लोग शामिल थे। आइए देखते हैं अगला। करपूसा डिकम्पोजर, हैप्पी सीडर और पैलेटाइजेशन तकनीकों के उपयोग की खबरें अक्सर निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में सुनी जाती है? तो पूसा डिकम्पोजर, हैप्पी सीडर और पैलेटाइजेशन तकनीक जो है पराली दहन का एक विकल्प है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। तो पराली दहन का विकल्प, पूसा डिकम्पोजर का प्रयोग, तो ये डार्क होना चाहिए। कह रहे हैं डिकम्पोजर कवक को भेदों को निष्कर्षित कर बनाए गए कैप्सूल के रूप में होते हैं, जो धान के भूसे को तेजी से विघटित करने में मदद करते हैं। ठीक है, कह रहा है हैप्पी सीडर, यह एक ट्रैक्टर माउंटेड उपकरण है जो पराली दहन का पर्यावरण अनुकूल विकल्प प्रस्तुत करता है। कर यह धान के भूसे को काटने और उठाने का काम करता है, साथ ही खुली मिट्टी में गेहूं की बुआई करता है तथा बुआई क्षेत्र पर भूसे को सुरक्षात्मक गीली घास के रूप में जमा करता है। ठीक है, तो हैप्पी सीडर हो गया, पूसा डिकम्पोजर का प्रयोग हो गया। एक और है, कह रहा है पैलेटाइजेशन, धान का भूसा जब सूख जाता है और पैलेट्स में परिवर्तित हो जाता है तो एक व्यवहार्य वैकल्पिक ईंधन स्रोत बन जाता है। कह रहा है कोयले के साथ मिश्रित होने पर इन पैलेट्स का उपयोग थर्मल पावर संयंत्रों और उद्योगों में किया जा सकता है, जिससे संभावित रूप से कोयले के उपयोग से बचा जा सकता है तथा कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। तो ये विकल्प सी भी सही है। आइए देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। करेक्ट, कवच प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये है रेल से रिलेटेड। करेक्ट, कवच टक्कर रोधी विशेषताओं के साथ एक कैब सिग्नलिंग ट्रेन नियंत्रण प्रणाली है।
जिसे अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन RDSO जिसको बोलते हैं द्वारा 3 भारतीय अनुबंधकारों के सहयोग से तैयार किया गया है। दूसरा है, ये मौजूदा सिग्नलिंग प्रणाली के अतिरिक्त एक कार्य सतर्क निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करता है। यह लोको पायलट को सचेत करता है तथा लाल सिग्नल को पार करने से रोकने के लिए आवश्यकता पड़ने पर स्वचालित ब्रेक लगाता है। तो पहला कथन सही है, दूसरा सही है, कितने सही है ढूंढना है। का भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान कवच के लिए उत्कृष्टता केंद्र है। तो हमको लगता है यहाँ पे तीनों सही होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो कवच प्रणाली ऑप्शन सी है, यहाँ तीनों सही है। कवच प्रणाली के बारे में देखेंगे। कवच टक्कर रोधी विशेषताओं के साथ एक कैब सिग्नलिंग ट्रेन नियंत्रण प्रणाली है जिसे अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन यानी रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 3 भारतीय अनुबंधकारों के सहयोग से तैयार किया गया था। कथन एक सही है। आगे देखते हैं। इसे देश के राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के रूप में अपनाया गया है। यह सेफ्टी इंटीग्रेट लेवल 4 मानकों का पालन करता है और मौजूदा सिग्नलिंग प्रणाली पर एक सतर्क निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करता है। लाल सिग्नल के निकट पहुंचने पर यह लोको पायलट को सचेत करता है तथा सिग्नल को पार करने से रोकने के लिए आवश्यकता पड़ने पर स्वचालित ब्रेक लगाता है। कथन 2 सही है। कर आपातकालीन स्थितियों के दौरान यह प्रणाली SOS संदेश जारी करती है। कर नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम के माध्यम से इस प्रणाली में ट्रेन की गतिविधियों की केंद्रीकृत लाइव निगरानी की सुविधा उपलब्ध है। कर तेलंगाना के सिकंदराबाद में भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान कवच के लिए उत्कृष्टता केंद्र है। अतः कथन 3 सही है। डीप फेक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। पहला क्या है, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क का हिस्सा है जिनका उपयोग डीप फेक के निर्माण में किया जाता है। तो पहला कथन सही है। कर रहे हैं लोगों की खोई हुई आवाज़ को बहाल करना, कलात्मक अभिव्यक्तियों को बढ़ाना तथा चिकित्सा परीक्षण और सिमुलेशन को बढ़ाना डीप फेक के कुछ सकारात्मक उपयोग है। तो ये सब सकारात्मक उपयोग है। कर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 और 67 में ऐसे प्रावधान हैं जो डीप फेक के सभी पहलुओं का स्पष्ट समाधान करता है। तो डीप फेक के बारे में ऐसा कुछ भी समाधान नहीं करता है, यह हाल फिलहाल के नया टर्म है इसीलिए। कर उपरोक्त में से कितने कथन सही नहीं है, तो केवल एक होना चाहिए, ऑप्शन ए। तो डीप फेक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से तैयार किया गया यह मनोरंजन मीडिया का वह अवास्तविक रूप है जिसका उपयोग ऑडियो और विजुअल कंटेंट के माध्यम से लोगों को बहकाने अथवा गुमराह करने के लिए किया जा सकता है। कर डीप फेक जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क नामक तकनीक का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं जिसमें जनरेटर, उत्पादक और डिस्क्रिमिनेटर विभेदक नामक 2 प्रतिस्पर्धी न्यूरल नेटवर्क शामिल होते हैं। कर जनरेटर अवास्तविक छवियां अथवा वीडियो बनाने में मदद करता है, ये दिखने में वास्तविक जैसे होते हैं। और डिस्क्रिमिनेटर जनरेटर द्वारा बनाए गए डेटा से वास्तविक डेटा को अलग करने का प्रयास करता है। आइए देखते हैं आगे। जनरेटर विवेचक की प्रतिक्रिया से सीखता है और साथ ही अपने आउटपुट में सुधार करता है जब तक कि वह विवेचक को मूर्ख न बना लेता है। अतः कथन एक सही है। कर रहा है डीप लर्निंग के सकारात्मक अनुप्रयोग क्या क्या होंगे। कर डीप लर्निंग तकनीक के कई सकारात्मक अनुप्रयोग हैं। इसका उपयोग ऑडियो कंटेंट को रीस्टोर करने और ऐतिहासिक कृतियों का पुनर्निर्माण करने आदि के लिए किया जा सकता है। कर कलात्मक अभिव्यक्ति को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग कॉमेडी, सिनेमा, संगीत और गेमिंग में भी किया जा रहा है। कर शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम लोग अपने ऑनलाइन आवश्यकताओं के लिए सिंथेटिक कृत्रिम अवतारों का उपयोग कर सकते हैं। तथा कथन 2 सही है। आगे देखते हैं। डीप फेक विनियमन से संबंधित वैश्विक दृष्टिकोण क्या है। कर भारत में ऐसे विशिष्ट कानून या नियम नहीं है जो डीप फेक तकनीक के उपयोग पर प्रतिबंध अथवा विनियमन करते हों। ठीक है। फिर भारत ने नैतिक AI उपकरणों के विस्तार पर एक वैश्विक ढांचे का आह्वान किया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 और 67A जैसे मौजूदा कानूनों में ऐसे प्रावधान हैं जो डीप फेक के कुछ पहलुओं पर लागू हो सकते हैं। जैसे
से मानहानि एवं अस्पष्ट सामग्री प्रकाशित करना। करा सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 दूसरों का प्रतिरूपण करने वाली सामग्री और कृत्रिम से रूपांतरित छवियों को 36 घंटों के भीतर हटाने का आदेश देता है। करा आईटी अधिनियम 2000 का कोई भी प्रावधान या धारा डीप फेक के प्रत्येक पहलू से संबंधित नहीं आता। कथन सही है। आगे देखते हैं। करा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान तो ग्रैप एक आपातकालीन उपाय है जिसे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में एक सीमा के बाद हवा की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। तो पहला कथन सही है। करा पर्यावरण वन, अच्छा कितने कथन सही नहीं है ढूंढना है। तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रैप को वृद्धिशील प्रकृति के लिए अधिसूचित किया था। ठीक है, तो इसीलिए पहला गलत है। फिर है एनसीआर और आसपास क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वर्ष 2017 तो सही है ग्रैप को लागू किया था। तो यहाँ पे अधिसूचित किया था, यहाँ लागू किया था। दोनों को एक दूसरे को एक्सचेंज कर देंगे तब सही होगा, लेकिन यहाँ भी फिलहाल गलत है तो बी होना चाहिए आंसर। आइए देखते हैं। ठीक है, तो दो गो गलत था। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान परिचय। करा ग्रेप के तहत दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में निर्धारित सीमा के बाद वायु की गुणवत्ता में होने वाली गिरावट को रोकने के लिए डिजाइन किए गए आपातकालीन उपाय शामिल है। ऐसा कथन एक सही है। करा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में ग्रेप को अधिसूचित किया गया था। तो कथन दूसरा सही नहीं है। करा एनसीआर एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ग्रेप को लागू करता है। था कथन 3 सही नहीं है। कार्यान्वयन इसे इसके 4 चरणों के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाता है। तो देखते हैं बड़ा दिख रहा है कि नहीं। थोड़ा सा आपको इसको टिल्ट कर दिए हैं। तो है द स्टेजेज एंड रिस्ट्रिक्शंस। तो 0 से 50 तक यदि AIQ है, ठीक है, AQI है तो वो गुड है। फिर 51 से 100 तक है तो क्या बोल सकते हैं, सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब ठीक ठाक है। मॉडरेट ये उससे कुछ खराब। फिर है पुअर, तो 201 से 300 तक यदि आ जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स तब वो क्या हो जाएगा, खराब स्थिति में। वेरी पुअर 300 से 400 और सीवियर कंडीशन में 401 से 500 तक। फिर है स्टेज 1, 4 स्टेज की बात किया गया था ना। टेंडेंसीज टू स्ट्रिक्टली इन्फोर्स ऑर्डर बाय NGT, तो नेशनल ग्रीन रिन्यूअल। साथ ही साथ यहाँ पे है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, 10 साल से पुराना डीजल वाले के लिए और 15 साल से ज़्यादा पुराना पेट्रोल वाले के लिए रोड पे नहीं लाना है जब एयर क्वालिटी क्या है दिल्ली में 201 से 300 तक आ जाए तब। फिर है स्टेज 2, इसमें 301 से 400, ये क्या है, वेरी पुअर है। कह रहा है इसमें है कि मेजर टू कर्ब एयर पोल्यूशन एट हॉट स्पॉट्स। तो जो भी महत्वपूर्ण जगह है वहाँ पे क्या करना है, एयर पोल्यूशन को मेजर करते रहना है। फिर डीजल जनरेटर ऑफ मोर देन 19 किलोवाट कैन नॉट बी यूज्ड अनलेस दे आर रन ऑन डुअल फ्यूल और हैव इमिशन कंट्रोल डिवाइसेस। कह रहा है कि डीजल जनरेटर ऑफ मोर देन 9 किलोवाट जो भी होता हो, अब गाड़ी वाले टर्म में किलोवाट होता है कि नहीं कह सकते हैं, ठीक है, तो तब तक यूज नहीं करना है तब तक कि वो डुअल फ्यूल क्या है, रन ऑन डुअल फ्यूल और हैव इमिशन कंट्रोल डिवाइसेस। यानी डुअल फ्यूल मतलब क्या कह सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल दोनों पे चलता हो, साथ ही साथ उसमें जो इमिशन होता है उसका कुछ कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है कि नहीं, तब तक 19 किलोवाट का जो जनरेटर डीजल जनरेटर का जो भी गाड़ी है वो यूज नहीं किया जा सकता है 301 से 400 में। फिर स्टेज 3, तो स्टेज 3 देखते हैं। स्टेज 3 में है कि 401 से 450 तक। इसमें क्या है, BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल, प्राइवेट कार्स टू बी बैंड इन NCR। तो यहाँ पे BS4 डीजल और BS3 को जो भी पेट्रोल का कुछ गाड़ी का टाइप है वो बैंड रहेगा इस स्थिति में, सॉरी, ठीक है। देखिए इसी में हाँ,
और फिर क्या है, कर लास्ट ईयर द रूल वाज ऑप्शनल फॉर स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये रूल क्या था, ऑप्शनल था, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का जो भी वहाँ का है उसके लिए ऑप्शनल था कह सकते हैं। अब इस स्थिति में क्या है, स्कूल विल लाइकली टू बी क्लोज्ड फॉर चिल्ड्रेन अप टू क्लास 5। जब एयर क्वालिटी का इंडेक्स 401 से 450 के बीच में हो जाए तो 5वीं क्लास तक के बच्चों का स्कूल बंद रहेगा। फिर है स्टेज 4, एक यानी अब 450 से ऊपर यदि एयर क्वालिटी चला जाता है तो क्या है, तो इसमें देखते हैं कि लाइट कमर्शियल व्हीकल्स registered outside Delhi will be restricted except those that are EVs, CNG, BS4 डीजल। कह रहा है कि दिल्ली के बाहर का रजिस्टर्ड कोई भी कमर्शियल व्हीकल्स है, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। किसको छोड़कर, यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये CNG है, BS6 डीजल्स, वहाँ पे 4th है, यहाँ 6 से ध्यान देना है। तो ये रहेगा तो इसको अलाउ किया जा सकता है, बट बाहरी जो भी है इसके अलावा उसको अलाउ नहीं किया जाता है। फिर है व्हीकल्स कैरिंग एजेंशियल और प्रोवाइडिंग एजेंशियल, अच्छा यहाँ कॉमा के बाद ही कहानी होगा, ठीक है, सर्विसेज टू बी अलाउड, यानी कुछ महत्वपूर्ण वैसे व्हीकल्स है जिसको ज़रूरी है कि जाना ही है तो उस प्रकार के, या फिर कोई एजेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है दिल्ली में, वैसे व्हीकल्स को सारे रिस्ट्रिक्शन को छोड़कर अलाउड किया जाएगा। कर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विल बी लाइकली क्लोज्ड। अब इस एयर कंडीशन में क्या है, जितने भी शैक्षणिक स्थान हैं वो बंद रहते हैं। नॉन इमरजेंसी कमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड ऑड इवन व्हीकल पॉलिसी में बी रोल्ड आउट। तो इस स्थिति में क्या है, नॉन इमरजेंसी कमर्शियल एक्टिविटीज मतलब कि जो उस तरह का व्यापारिक एक्टिविटी है नहीं करना है ना, वही कर सकते हैं। फिर है एंड ऑड इवन व्हीकल पॉलिसी जो है लागू कर दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ग्रैब की प्रकृति वृद्धिशील है तथा इस प्रकार वायु गुणवत्ता के खराब से बहुत खराब होने पर दोनों वर्गों के तहत सूचीबद्ध उपायों का पालन करना पड़ता है। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनजीटी की स्थापना के साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद एक समर्पित पर्यावरण अधिकरण की स्थापना करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है, तीसरा देश बन गया है। तो ये बात सही है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किया जाता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा ये इसके अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे है मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से जो है मंत्रिमंडल का जो गठन समिति है उसके द्वारा किया जाता है। तो कौन सा सही है, तो केवल दो ही, अच्छा दो नहीं, केवल एक सही होगा ना, केवल एक सही होगा, तो ऑप्शन ये होना चाहिए। देखते हैं, तो ये तो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना के साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद एक समर्पित पर्यावरण अधिकरण की स्थापना करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया। तो कथन एक सही है। यह पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी तथा शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत स्थापित एक विशेष निकाय है। कोई भी मामला दर्ज होने के 6 महीने के भीतर आवेदन या अपील का निपटान करना एनजीटी का कर्तव्य है। एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार की मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। क्या है, एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार की मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति द्वारा किया जाता है। आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन नहीं, अगला क्वेश्चन। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की गणना एक एयर मॉनिटर या मॉडल की सहायता से एक निर्दिष्ट अवधि में औसत वायु प्रदूषक सांद्रता पर की जाती है। फिर है दूसरा, पहला तो सही है। वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन में वृद्धि के कारण एयर क्वालिटी में वृद्धि होती है, तो ये भी सही होना चाहिए। फिर है पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर,
2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 वायु गुणवत्ता मापने का सबसे आम तरीका है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी होना चाहिए, देख लीजिए है कि नहीं। तो ऑप्शन सी वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना एक एयर मॉनिटर या मॉडल की सहायता से एक निर्दिष्ट अवधि में औसत वायु प्रदूषक सांद्रता पर आधार पर की जाती है, तथा कथन एक सही है। अगर प्रति चक्रवात अथवा तापमान व्युत्क्रमण के परिणाम स्वरूप वातावरण में प्रदूषकों का स्तर बढ़ जाता है। अगर वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन में वृद्धि के कारण AQI में वृद्धि होती है, तो कथन दो सही है। कर वायु प्रदूषकों और धुंधले वातावरणीय स्थितियों के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं से AQI में वृद्धि होती है। कर है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 वायु गुणवत्ता मापने का सबसे आम तरीका है, तो कथन तीसरा सही है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए। लीड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सबका फॉर्मूला देख लीजिए। लीड तो यहाँ पे संकेत Pb हो गया, अमोनिया NH3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना के दौरान उपयुक्त में कितने की माप की जाती है, तो ये सभी का यूज किया जाता है। टोटल 8 का किया जाता है, तो सभी 4 हो जाएगा। ये देखते हैं 8 कौन कौन है। तो वायु में मौजूद 8 प्रमुख प्रदूषकों के उत्सर्जन को मापकर वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI प्राप्त किया जाता है। अब पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 दो हो गया, ओजोन तीसरा, फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लीड और अमोनिया। ठीक है, टोटल 8 यहाँ पे हो जाएंगे, तब विकल्प डी सही है। ध्यान देना है कि उसी में कभी कभी ऑप्शन में मीथेन ये सब डाल दिया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को काउंट नहीं किया जाता, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड को काउंट किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। आगे देखते हैं। पार्किंसंस रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक प्रगतिशील तंत्रिका संबंधी विकार है जो तंत्रिका तंत्र और तंत्रिकाओं द्वारा नियमित, कितने सही नहीं है ढूंढना। ठीक है, तो यह एक प्रगतिशील तंत्रिका संबंधी विकार है जो तंत्रिका तंत्र और तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रित शरीर के हिस्से के संचालन तथा कार्यप्रणाली प्रभावित करता है। करिया मस्तिष्क कोशिका, जिसे हाइपोथैलेमस के नाम से जाना जाता है, जो गति को नियंत्रित करता है, में तंत्रिका कोशिकाओं के नष्ट होने के कारण होता है। तो वो कोई टर्म था, फिलहाल माइंड से निकल गया, देखेंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, करिए यहाँ पे हाइपोथैलेमस नहीं होगा, दूसरा गलत है। करिए तंत्रिका कोशिकाओं या तो नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, जिससे डोपामाइन नामक एक महत्वपूर्ण रसायन को उत्पादन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, केवल एक ही कथन तो लग रहा है कि गलत है, बाकी दो सही है। ठीक है, दूसरा गलत था, तो केवल एक। करा पार्किंसंस रोग एक प्रगतिशील तंत्रिका संबंधी विकार है जो तंत्रिका तंत्र और तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रित शरीर के हिस्सों के संचालन तथा कार्यप्रणाली प्रभावित करता है, अतः कथन एक सही है। फिर है, यह कैसी स्थिति है जिसमें रोगी को अपनी गतिविधियों और शरीर के संतुलन पर सीमित अथवा कोई नियंत्रण नहीं होता है। करैया मस्तिष्क के सब अस्टेंसिया निग्रा नामक हिस्से में तंत्रिका कोशिकाओं के नष्ट होने के कारण होता है, तो ये टर्म है। ठीक है, जो गति को नियंत्रित करता है, अतः कथन दूसरा सही नहीं है। आइए तीसरा तो सही था। कई अध्ययनों में पाया गया है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में पार्किंसन से प्रभावित होने की अधिक संभावना होती है। ये तंत्रिका कोशिकाएं या तो नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती हैं, जिससे डोपामाइन नामक एक महत्वपूर्ण रसायन को उत्पादन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्धारित समय के भीतर वायु प्रदूषण में कमी लाने के लक्ष्य के साथ वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने का यह देश का पहला प्रयास है। फिर है कि इसका लक्ष्य वर्ष, कितने सही है ना, इसका लक्ष्य वर्ष 2021 को आधार वर्ष मानकर अगले 5 वर्षों में पार्टिकुलेट मैटर की सांद्रता में कम से कम 20% तक कटौती करना है। तो दूसरा गलत है, पहला तो सही है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा देखते हैं। इस योजना में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 गैर प्राप्ति वाले शहर शामिल हैं, जिन्हें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित किया गया है। तो ये हो गया तीसरा। तो ये तीसरा सही है। कितने सही है, तो केवल 2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम देश में निर्धारित समय के भीतर वायु प्रदूषण में कमी लाने के लक्ष्य के साथ वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने का पहला प्रयास है। कथन एक सही है। करा इसका लक्ष्य वर्ष 2017 को आधार वर्ष मानकर अगले 5 वर्षों में पार्टिकुलेट मैटर की सांद्रता को कम से कम 20% तक कम करना है। इसलिए कथन दूसरा सही नहीं था, वहाँ 35% था। कर इस योजना में 23 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 102 गैर प्राप्ति वाले शहर शामिल है, जिन्हें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित किया गया था। कथन तीसरा भी सही है।